नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। वीडी टीवी भारत के कोरोना पर विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेके मित्तल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। हम आज बात करेंगे बच्चों के अंदर कोरोना और उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में और जानेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों से कि सब लोग प्लीज़ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाए, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब हमें मिल पाए, आपको भी मिल पाए और हमें भी मिल पाए साथ साथ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि आजकल कोरोना हर जगह फैला हुआ है, पेरेंट्स बहुत परेशान है, तो बेसिकली बच्चों में कितने % चांसेस हैं पॉजिटिव होने के? देखिए, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बोलने में आ रहा है कि कोरोना बच्चों में आ रहा है या कोरोना बच्चों में बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टडीज़ हैं वो ऐसा कतई नहीं कहती हैं। पहले भी उतने ही % 25% के आसपास बच्चे पॉजिटिव आ रहे थे, इस बार भी उतने ही % पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर सब में बढ़े हैं तो बच्चों का नंबर भी बढ़ा है। सो ऐसा नहीं है कि कोरोना बच्चों में प्रेफरेबली ज़्यादा आ रहा है, पर परेशानी इतनी ही है कि नंबर्स ओवरऑल बढ़े हैं तो बच्चों में भी सामने आ रहे हैं। और जैसे उनको बचाव किस तरह से कर सकते हैं बच्चों का, क्योंकि कुछ पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो हम घर पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे बच्चे पॉजिटिविटी दिमाग में रहती है पेरेंट्स के कि हम क्या करें अब कि हमारे बच्चे पॉजिटिव ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आपने सही कहा। मैं एक ही बात पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चे हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। सो बच्चे बाहर से कोरोना जनरली नहीं लेके आते हैं, एज ए पेरेंट हम लोग ही उनको कोरोना लाके गिफ्ट में देते हैं। सो अगर हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो बच्चे अपने आप सुरक्षित रहेंगे। तो हमें हमारा ध्यान पहले रखना है, हमें मास्क पहनना है, घर पे जब हम काम से वापस आते हैं तो हाथ धोना है, अगर हम शावर ले सकें, नहा सकें तो बहुत अच्छी बात है। बाहर भी हमारा व्यवहार अगर संतुलित है, संयत है, तो बच्चे को कोरोना स्प्रेड करने की या ट्रांसफ़र करने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो पेरेंट्स को करना क्या चाहिए बेसिकली? क्या हम भी डरे रहते हैं कि क्या करें उनके साथ? अब सोते उनके साथ ही हैं, खाना खाते उनके साथ ही, खुद को ही कुक करना पड़ता है, तो बेसिकली उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें और बच्चों को सैनिटाइज़र कितना इस्तेमाल करने देना चाहिए? पहली बात, बच्चों में मास्क और सैनिटाइज़र की हम बात करें। बच्चों में मास्क एंड सैनिटाइज़र 5 साल 2 साल से छोटे बच्चों में मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क से घुटन होने की डर रहती है, बच्चे खुद का ध्यान खुद नहीं रख सकते। सैनिटाइज़र भी अल्कोहल होता है डाइल्यूटेड अमाउंट में, और अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो हम रूटीन सैनिटाइज़र की बच्चों में रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। सैनिटाइज़र बच्चों को माँ बाप के सुपरविजन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती से मुंह या आँख में जाता है तो इसके नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रही बात बच्चों के साथ सोने की, खाना खाने की या साथ में बैठने की, एज ए पेरेंट वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रिजर्व करने के लिए हम बच्चों को माँ बाप से दूर रखने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। सो मेन बात यही है कि आप जब बाहर जाते हैं काम के लिए तो आप अपना ध्यान खुद रखें। किसी सस्पेक्टेड केस के संपर्क में अगर आप आते हैं तो अपनी जांच करवाएं, और अगर आपको लगता है कि खुद को कोरोना हो सकता है, बुखार है, खांसी जुकाम है, तो अपना टेस्ट करवाएं और उस समय बच्चों से अलग रहें। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, उनको आजकल ऐसा लगता है कि कोविड चल रहा है तो बच्चों को ना खिलाएं, तो ये कितना सेफ है और इसको खिलाना नहीं चाहिए या कितना फ़ायदेमंद है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा कोई भी नॉन वेजिटेरियन या एग से कोविड का संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन खाएं, वो भी पूरी तरह से हेल्दी है। अगर आप खाना चाहते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड या एग खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, कोविड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और सर, मैं सबसे पहले अभी एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को हमारे की आसपास का, कि कोविड के सिम्टम्स बच्चों में सबसे पहले क्या आता है? फीवर, जुकाम, क्योंकि आजकल कह रहे हैं कि कोई ना जुकाम आता है ना फीवर आता है, बच्चा कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके बारे में बताएं। कॉमन लक्षण तो बच्चों में वही हैं जो बड़ों में हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम। कुछ बच्चों में, ऑलमोस्ट 15% बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम न होके जीआईटी रिलेटेड सिम्टम या आंतों से रिलेटेड सिम्टम्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे उल्टी, दस्त, खाना कम खाना, सुस्त होना, ये करके आते हैं और उनमें बुखार, खांसी, जुकाम नहीं होता है। प्राइमरली पेट रिलेटेड सिम्टम लेके, या कई बच्चे रैशेज करके भी आते हैं, ये लक्षण लेके भी बच्चे कई हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, और अगर उन्हें जांच करवाएं तो कोविड पॉजिटिव आ सकता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जैसे अगर कोई रात को रिपोर्ट आता है या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे थोड़ी सी दूर हैं कि वो अपने अभी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ मेडिसिन घर पे प्रेफर कर सकते हैं या फिर सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं?
देखिए, मैं हमेशा पेरेंट्स को अश्योर करता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरली बच्चों में 95% बच्चों में कोविड अपने आप ही ठीक होता है। ये एक वायरल बीमारी है और माइल्ड इलनेस, बुखार खांसी जुकाम होकर अपना समय लेके अपने आप ठीक हो जाती है। 5% बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। सो अगर कोरोना है या नहीं है, दोनों ही सिनेरियो में अगर बच्चे को बुखार है तो बुखार की दवाई देनी चाहिए। तो पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित दवाई है और जनरली सब पेरेंट्स के पास पैरासीटामोल होती है, क्योंकि वो कभी ना कभी बच्चे को दी हुई होती है। तो अगर बुखार हो तो बच्चे को पैरासीटामोल दें, माइल्ड जुकाम हो तो गुनगुना पानी दें, उनको खूब सारा लिक्विड्स दें और ये ध्यान रखें कि बच्चे को कोई सांस में तकलीफ़ नहीं हो, या बच्चा हांफनी नहीं चढ़े, या बच्चा सुस्त नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं हो। और इमरजेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुखार आते ही डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर को रीच करना जरूरी है। अगर आप नाइट में हैं तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, अगले दिन अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इनको बच्चों को रिकवर होने में कोरोना से कितना समय लग सकता है और उस समय पे फूड के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? रूटीन कोरोना की रिकवरी 5 से 7 दिन लेती है। बुखार अगर हम खास तौर से बोलें तो खाने पीने में खूब सारा लिक्विड दें, क्योंकि जब भी बच्चे को बुखार होता है हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस होता है, तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा सारी तरह की हेल्दी फूड दें, जंक फूड या कोई बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कोई स्पेशल फूड नहीं है जो कि एंटी कोविड फूड हो। उनको रिकवर होने में कितना समय लगता है, क्योंकि बच्चों की इम्यून बड़ों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर पेरेंट्स का सवाल है हमारे ये कि बच्चों को रिकवर होने में कितना समय लगता है, तो उसके लिए उस समय क्या कर सकते हैं? तो जनरली 5 से 7 दिन का समय लगता है, जिसमें बच्चे कोविड के सिम्टम से फ्री हो जाते हैं। कोविड टेस्ट नेगेटिव आने में 10 से 14 दिन का समय लग सकता है, पर सिम्टम्स या उनके लक्षण है वो 5 से 7 दिन में डिसअपियर हो जाते हैं। अगर बुखार 5 दिन से ऊपर जा रही है तो ये एक जरूर चिंता का विषय है और उस समय पे उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब जैसे आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा अभी स्प्रेड हो रहा है, तो बच्चों में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आ सकते हैं या वो इससे किसी तरह से इन्फेक्टेड हो सकते हैं? उससे कितने % चांसेस है? देखो, ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस पहले नहीं था। ब्लैक फंगस या म्यूकर जिसको हम फंगस बोलते हैं, वो एक रूटीन एनवायरमेंटल फंगाई है जो कि पहले भी था और अभी भी है। लेकिन जब इन कुछ लोगों को कोविड हुआ या उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई या कुछ लोग इसको स्टीरॉइड से लिंक कर रहे हैं, ऑल्दो ये कोई भी चीज़ अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो उनमें जब हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो यही फंगस मैनिफेस्ट करने लग जाता है। बच्चों में ऐसा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कोविड खुद ही बहुत सीरियस नहीं है और बहुत कम बच्चे हैं जो कि कोविड में स्टीरॉइड लेते हैं या वेंटिलेटर पे जाते हैं, इसलिए बच्चों में कोविड म्यूकर माइकोसिस के केसेस बहुत ही रेयर पाए गए हैं। लेकिन जैसा कि किसी भी अडल्ट में हो सकता है, अगर बच्चा बहुत सीरियस रहा हो, वेंटिलेटर पे रहा हो, स्टीरॉइड्स मिले हों, इम्यूनिटी जिसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो, उनमें होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। अगर बच्चे के चेहरे पे कोई सूजन हो, आँख नाक कान के आसपास कोई सूजन हो, बुखार हो, पेनफुल स्वेलिंग हो, तो नेचुरली आपको अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं एक बार बीच में वापस सारे व्यूअर्स से चाहूँगी कि आप लोग जल्दी जुड़े, जैसे अपने सारे सवालों के जवाब आप पा सकें। अब कोरोना से थोड़ा सा हट के हम थोड़ी सी बात करें, जैसे बच्चे घर पे हैं, किसी तरह की कोई उनकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वो सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को बच्चों के लिए हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही बड़ा इशू इन दिनों है कि कोविड के चलते हम बाकी सब चीज़ों से हमारा ध्यान हट गया है और ये जो अवस्था होती है शरीर की, ये बहुत ही टेंडर एज होती है। ऑलमोस्ट ओबेसिटी के चांसेस हैं या ओबेसिटी के परसेंटेज हैं वो डबल के आसपास हो गई हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि एक्सेसिव वेट गेन किया है, जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, इनके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। सो कोविड से तो सुरक्षा करनी ही करनी है, बट इन सब चीज़ों की तरफ भी पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आउटडोर स्पोर्ट्स अभी नहीं चल रहे हैं, पर फिर भी हमें बच्चों को किसी ना किसी तरह की गतिविधि में एंगेज करके रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब पेरेंट खुद भी फ्री हैं तो ये समय एक सबसे अच्छा समय है जब पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलके कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी घर पे जो हो सके वो कर सकते हैं। बच्चों से बात करनी चाहिए खुल के, बच्चों के एप्रीहेंशंस कोविड के बारे में, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं, वो पेरेंट्स को डिस्कस करनी चाहिए। रोज़ ऐसा होता है कि बच्चों के सामने माँ बाप ये डिस्कस करते हैं कि पड़ोस में, रिश्तेदारी में, शहर में, फलां जगह इतने उनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई। सबकॉन्शियस माइंड में बच्चा भी एब्जॉर्ब करता है और एक डेथ का फियर भी सब में है।
सो बच्चों में भी वो काफ़ी है। तो पेरेंट्स को इन सब चीज़ों को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिस्कस बच्चों के सामने करने से रहना चाहिए, बचना चाहिए, और बच्चों में पॉजिटिव फीलिंग को एम्बाइब करना चाहिए। ये समय एक अच्छा समय है जब पेरेंट्स और बच्चे साथ हैं। मेरे ख्याल से इस समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सर जैसे बच्चों को योगा एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि अब कुछ आउटडोर तो कुछ रहा नहीं अभी, और पता नहीं कब तक वो ठीक होगा। तो हम उनको ये एक्सरसाइज वगैरह उनकी हार्मफुल तो नहीं होंगे, क्योंकि योगा तो करते ही हैं, कुछ बच्चे करवा रहे हैं, लेकिन अदर एक्सरसाइज कुछ के घर में जिम है तो वो करवा सकते हैं इसको? हाँ, सो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। तो उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से उपयुक्त एक्सरसाइजेज बिल्कुल बच्चों में प्रमोट करनी चाहिए। और हम ये बोलते हैं कि पेरेंट्स अगर खुद करें तो बच्चे उनको कॉपी करेंगे। अगर हम पेरेंट्स खुद लेटे रहें, टीवी देखते रहें और वो बोलें बच्चों को कि एक्सरसाइज करो, तो नेचुरली वो चीज़ें नहीं होंगी। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों में घर पे ही की जा सकती है। उसमें न तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, न वो हार्मफुल है। जिमिंग ये होती है कि जिमिंग में नॉर्मल कार्डियक एक्सरसाइजेस तो फिर भी कर सकते हैं। एक्सर्शनल जिमिंग है वो विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, थोड़ा सा हम घर पे ब्लाइंडली प्रमोट नहीं करते हैं। पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सरसाइज का भी काम करती हैं, एंटरटेनमेंट का भी काम करती हैं, और बच्चों में पॉजिटिव फीलिंग भी भरती हैं। जैसे कि डांस है। सो डांस एक्टिविटीज़ घर पे करना, साथ में योगा करना, साथ में रस्सी कूदना, साथ में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जो घर में हो सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस खेलना। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नुकसान भी नहीं करती और जिनको कि बच्चों में किया जा सकता है। हमारे साथ एक व्यूवर जुड़े हैं, उनका सवाल है कि उनका बच्चा 2.5-3 साल का है, वो अभी तक बोलना नहीं सीखा है, तो क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? थोड़े बहुत वर्ड बोलता है तो उसके लिए बताएं आप। अगर बच्चा 2.5-3 साल पे नहीं बोलता है तो नेचुरली ये लेट तो है बोलने में। अब लेट बोलने की कई वजह होती है। कई बार सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए सवाल होता है वो ये होता है कि बच्चे को सुनाई तो देता है कि नहीं। क्योंकि अगर बच्चा सुन नहीं रहा है और फिर नहीं बोल रहा है तो वो चीज़ टाइम बाउंड होती है, उसको हमें जल्दी ठीक करना होता है। नहीं तो हम 2-3-4 साल के बाद बच्चे को सुनाई देने भी लगे तो वो बोलना नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसके ब्रेन में सर्किट वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि कई बार बच्चे बोलना चाहते नहीं हैं। ये एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं कि बच्चे को बोलना आता है बट वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। सो अगेन ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो ठीक हो सकती है, जिसके लिए बच्चों को डॉक्टर के दिखाया जाना चाहिए। और थर्ड होता है कई बार स्टिमुलेशन की कमी होती है, बच्चे से कोई बोलने वाला नहीं है तो वो बोलता नहीं है। सो कई सारी वजह हो सकती हैं लेट बोलने की, और ये एक प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद ही बताया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उनको मेडिकल ओपिनियन तो लेनी चाहिए। और कुछ बच्चों का हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता, एक हमारे व्यूवर का क्वेश्चन है, और ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। सो हाइट भी उम्र के हिसाब से एक प्रेडिक्टेबल फैशन में बढ़ती है, और ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो पहली चीज़ होती है जीन्स पे, हमारे माँ बाप कितने लंबे हैं, नेचुरली हम भी उसी तरह से लंबे होंगे। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है हमारे न्यूट्रिशन पे कि हमारा खान पान कैसा है, और तीसरी चीज़ डिपेंड करती है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है। सो अगेन अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो हमें बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करके ये पहले ये पता करना चाहिए कि ये फेमिलियल है शॉर्ट स्टेचर, या ये पैथोलॉजिकल है, मतलब कोई बीमारी वाली चीज़ तो नहीं है। सो अगर बीमारी वाली चीज़ हो तो उसका इलाज हो सकता है। कॉमन बीमारियों में जैसे थायराइड की कमी होना या सीलियाक डिजीज़ होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो ये ज़रूर रूल आउट करनी चाहिए। अगर ये नहीं है और अगर न्यूट्रिशनल है तो न्यूट्रिशन प्रॉपर करें, और अगर वो दोनों नहीं है, फेमिलियल है, तो हम बच्चों को एश्योर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर को ठीक कर सके। तो लंबाई बढ़ाने की कोई दवाई आप अपने आप पे कोई एडवर्टाइजमेंट को देख के नहीं शुरू करें, वो नुकसान कर सकती है। काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ों में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे से व्यूअर जुड़े हैं चेतन शर्मा, उनका क्वेश्चन है कि अभी जो समय चल रहा है उसके अंदर बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या खान पीन उनका रखना चाहिए? सो हमारा जो देसी खाना है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड एंड इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना है। तो अगर आप अपना खुद का खाना अच्छे से घर में जो बनता है खिलाएं तो उसमें सब चीज़ें हैं। सो फॉर एग्जांपल फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, नॉर्मल जो आपके घर पे दाल चावल रोटी सब्जी होती हैं वो दें, खूब सारे लिक्विड्स दें, दूध दें, बैलेंस अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स दें। सो ये सब चीज़ें, एंड अगर हम कर दे सकते हैं तो कुछ नट्स दें। सो ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी एनहांसर होती है।
5 बादाम, अखरोट, ये चीज़ें भी हमारी इम्यूनिटी एनहांसर हैं, जिनको कि स्प्राउट्स हैं, जिनको दिया जाना चाहिए। रेडीमेड इम्यूनिटी एनहांसर जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन्स, रेगुलर डोज में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये नहीं देने चाहिए। इनका न तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और न ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं। सो अगर आपको विटामिन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर दिए हैं तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए। रूटीन में विटामिन की गोली सुबह शाम बच्चों को नहीं देनी है। अभी आपने जैसे नट्स की बात करी, तो कौन सी एज के बच्चों को कैसे इस तरह से उनके ड्राई फ्रूट जो चालू करें, किस तरह से चालू करना चाहिए? देखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली रिच होते हैं, जैसे एलमंड एंड अखरोट। सो अखरोट जैसे है वो बहुत अच्छा नट है, जिसके अंदर एलसी पूफा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। एलमंड एक बहुत अच्छा नट्स का वैरायटी है। काजू, किशमिश है, इनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज काजू में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है एंड किशमिश के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारे खाने के अंदर खूब सारे बीज ऐसे होते हैं, जैसे अलसी सीड्स हैं, वो रिच होते हैं एलसी पूफा के अंदर। फ्लैक्स सीड्स हैं, वो दे सकते हैं। 1 साल के बाद में अगर बच्चा आपका नट से एलर्जिक नहीं है तो उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन मॉडरेट अमाउंट। मतलब 1 साल के बाद में सब तरह के नट्स उनको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चा एलर्जिक हो तो नट्स से एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप नट्स शुरू करें फर्स्ट टाइम तो एक बार में एक शुरू करें और ऑब्जर्व करें कि बच्चा कोई एलर्जिक तो नहीं है। अगर बच्चा टॉलरेट करता है तो देन यू कैन गिव देम। और एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि उनके बच्चों को गैस का ट्रबल बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बार बार वो कभी भी उनको गैस्ट्रिक स्ट्रोक्स रहता है, बच्चे को पेट दर्द रहता है, तो क्या फूड में कुछ चेंज करना चाहिए या फिर पहले कंसल्टेशन लेनी चाहिए? सो ऑब्वियसली कंसल्टेशन तो एक बार हमें एग्जामिन तो करना ही चाहिए, बट कुछ फूड, अगर फूड से देखें तो कुछ फूड गैशियस फूड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव डेयरी इंटेक गैशियस होती है, तो अगर दूध का इंटेक बच्चे का बहुत ज़्यादा है तो वो गैस प्रोड्यूस करता है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो गैशियस होती हैं, जैसे कैबेज है, बीन्स हैं, ये गैशियस होती हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इनको लेता है तो वो एक गैस प्रोड्यूस करती हैं। बहुत ज़्यादा फाइबर लेता है तो गैशियस हो सकती हैं। तो ये चीज़ें तो आप अपने आप खाने के अंदर मॉडरेट कर सकते हैं। फिर ये देखें कि बच्चे की बाउल हैबिट रेगुलर है कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं और जिनकी की बाउल हैबिट्स हैं वो इरेगुलर होती हैं, वो डेली फ्रेश होने सेम टाइम पे नहीं जाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो वो एक गैस का कारण हो सकता है। अगर ये सब चीज़ नहीं है तब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो एग्जामिन करके बता सकते हैं भी बच्चे को कोई दवाई की ज़रूरत तो नहीं है। और सर, जैसे डॉक्टर साहब कुछ लोग नहीं देना चाहते अपने बच्चों को भूख बढ़ाने की दवाई, और वो घर पे ऐसा कौन सा फूड उनको ट्राई करवाएं या घर में कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाएं कि वो बच्चे के भूख बढ़ने में उनको मददगार साबित हो, उसके बारे में बताएं। देखो, भूख का मैं ऐसा बोलूँगा कि हमारी सोसाइटी में ये मेडिकल से ज़्यादा एक कल्चरल इशू है और ये एक मिसकंसेप्शन ज़्यादा है। भूख बढ़ाने की न तो कोई दवाई होती है न हम लोग कोई देते हैं। सो देयर इज़ कोई भी ऐसा एपेटाइजर नहीं है। और जैसे मैंने हाइट बढ़ाने की दवाई को मना किया, सेम वे भूख बढ़ाने की दवाई अपने आप कोई भी बच्चों को न दें। कोई विटामिन सप्लीमेंट्स या कोई भी कैप्सूल भूख बढ़ाने के लिए न दें। अब कोई बच्चा भूख कम की कंप्लेन करते हैं तो हमें इवेल्युएट करना होता है कि बच्चे का वज़न और हाइट कैसी है। अगर बच्चे की वज़न और हाइट ठीक बढ़ रही है तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि बच्चे को इतना खाना चाहिए और बच्चे को लगता है कि मुझे इतना खाना चाहिए। सो दोनों के बीच में डिसहार्मनी होती है और पेरेंट्स पुश करते रहते हैं कि आप खा क्यों नहीं रहे हो। बट एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे की भूख पर्याप्त है और वो ठीक ग्रो कर रहा है। सो पहली चीज़ ये है कि अगर बच्चा वज़न और हाइट ठीक बढ़ा रहा है तो आपको भूख वाला कंसेप्ट हटा देना है। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा, 2 बच्चों की डाइट सेम हो। एक बच्चा कम खाने पे भी ठीक ग्रो कर सकता है, एक बच्चा ज़्यादा खाने पे ठीक ग्रो कर सकता है। अगर ये ठीक है फिर हम देखते हैं कि भूख क्यों नहीं है। सो जैसे मैंने बताया भी, भूख हमारे लिए कल्चरल इशू ज़्यादा है। सो माँ के लिए ये एक इशू होता है कि बच्चे को इतना खिलाना ही खिलाना है, जबकि बच्चे की उस भूख या नीड उतनी नहीं होती है। तो हम जज करते हैं कि भी बच्चे को कितना खाना जा रहा है। हम एक लिस्ट बनवाते हैं मदर से कि भी कितना खाना जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खा तो रहा है पर जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिन में 4 बार आधा गिलास दूध पी रहा है। 4 साल का बच्चा अगर दिन में 4 बार दूध पी रहा है तो नेचुरली वो बाकी खाना नहीं खाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि वो क्या खा रहा है। सो भूख एक सब्जेक्टिव टर्म है और हमें कई सारे एस्पेक्ट पे इसको एवेल्युएट करना होता है। बट मेरी एक एडवाइस सबसे फैमिली मेम्बर से होती है कि कोई भी नॉर्मल हेल्दी बच्चा इतना समझदार होता है कि वो अपनी भूख शांत कर सकें, उसके पीछे खाने के लिए नहीं पड़े। उसका वज़न हाइट देखें, अगर बच्चा वज़न हाइट ठीक कर रहा है तो उसकी खाने की हैबिट्स ठीक रखें। 24 घंटे अगर बच्चे को फूड अवेलेबिलिटी रहती है तो नेचुरली भूख नहीं लगेगी। उसका टाइम फिक्स हो, वो जब आप खाएं तब वो खाए, उसको खाना परोसें, बिना बात पुश नहीं करें। और अगर आपको फिर भी इशू लगता है तो बिना अपनी मर्जी के कोई दवाई शुरू करने के डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉक्टर साहब, एक तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को किसी तरह से डेवलप करो कि जो सिनेरियो अभी चल रहा है आसपास, तो आपने मना किया कि अभी उनके सामने उस तरह की बात ना की जाए। उसके अलावा भी क्या होता है कि बच्चे सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, तो घर पे ऐसी किस तरह की क्या एक्टिविटी रखे कि बच्चों का मेंटल हेल्थ पूरी तरह से अच्छा रहे? तो ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इन दिनों में, कि मेंटल हेल्थ कैसे। सो एक तो आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है बच्चों के लिए, और जैसे मैंने कहा कि हमें लीड बाय एग्जांपल होता है। हम एज अ पेरेंट घर जाते हैं और हम खुद मोबाइल पे चिपके रहते हैं, तो हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मोबाइल नहीं देखेंगे। सो एक घर का नियम हो कि भाई हाँ, ये ऑफिस आ रहे हैं, इसके बाद में हम मोबाइल नहीं टच करेंगे, तो बच्चे भी मोबाइल टच नहीं करें। स्क्रीन टाइम भी आप अगर अपने लिए फिक्स करेंगे तो बच्चे भी अपने लिए फिक्स करेंगे। सो एक तो पहली बात तो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट करना है। और पेरेंट्स की और बच्चों की अगर हम कहें कि मेंटल लेवल में डिफरेंस होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जो बात कर रहा है वो उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है, या वो हमारे लायक नहीं है, और बच्चे को लगता है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो इस दौरान इन सब चीज़ों के बीच में ये प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ये भूल के कि भी वो उनकी एज क्या है, बच्चों के साथ बच्चों के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करें। आप उन पे जैसे धौंस नहीं जमाएं, तो उनको इग्नोर भी नहीं करें। वो बच्चा भी नहीं बनना चाहते और वो आपसे इग्नोर भी नहीं होना चाहते, तो उनकी इश्यूज़ का उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, सो दैट वो खुलें आपके सामने, अपनी चिंताएं रखें, आपसे डिस्कस करें। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और थर्ड ये है कि नेचुरली एक डिफ़िकल्ट टाइम है, बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है। कई बार होता है कि बच्चे के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, कई बार होता है कि वो किसी चीज़ से चिंतित है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करके मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये उनके पूरे ज़िंदगी की फाउंडेशन है इस समय पे। और सर, बहुत कम एज में आजकल बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, नॉट ड्यू टू द ये कोविड सिनेरियो कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। कुछ बच्चों को पहले ही भैंगापन आता है, फिर पता लगता है कि एकदम के चश्मा लगने वाला है, बहुत कम नंबर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 5 हो गया है। इसका क्या रीज़न है? देखो, चश्मे लगने का स्क्रीन से वैसे कोई साइंटिफिक एसोसिएशन नहीं पाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टीवी देखने से ज़्यादा चश्मे लगते हैं। चश्मा देखने की ज़्यादा रीजंस क्यों हैं ये बताना मुश्किल है। मतलब ज़्यादातर केसेस में तो ये फैमिलियल होता है। अगर पेरेंट्स को चश्मा है तो बच्चों को चश्मा होने का डर रहता है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स अवेयर ज़्यादा हो गए हैं, पहले में पता नहीं चलता था, अब पेरेंट्स हैं वो रेगुलर टाइम पे आंखें चेक करवाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि बच्चे को दिखता नहीं है। भैंगेपन का नहीं दिखने से जो एसोसिएशन है उसकी वजह ये होती है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्या है, नंबर उसके बहुत ज़्यादा हैं, तो नेचुरली उसको कम दिखेगा। और अगर दोनों आंखों में दिखने में डिफरेंस है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी लेफ्ट आई में -6 नंबर हैं और राइट आई सही है, तो बच्चा फोकस करने की बजाय लेफ्ट आई को छोड़ देता है, मतलब उसकी आंखें प्रेफरेबली राइट आई से देखना शुरू करती है, और तो वो फोकस करता है तो लेफ्ट आई डेविएट कर जाती है। तो भैंगापन एक नंबर या चश्मा नंबर होने का इंडिकेटर होता है। तो अगर भैंगापन है तो बच्चे की आंख की जांच करवानी चाहिए। तो भैंगेपन की वजह से चश्मा नहीं जरूरत, क्योंकि बच्चे को कम दिखता था इसलिए वो भैंगापन हो जाता है उसमें, तो वो ठीक हो सकता है उसको चश्मे से। और सर, हमारे व्यूअर जुड़े हैं, उनका सवाल है कि उनके घर में 3 से 10 साल तक के 3 बच्चे हैं, तो उनको कोरोना से बचाव के लिए घर पे क्या क्या फूड हम खिला सकते हैं कि जिससे उनको इसके सिम्टम्स ना, मतलब इस तरह की बीमारी उनको ना छू पाए? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, उनको हेल्दी खाना खिलाएं, खूब सारा लिक्विड दें, बाहर का खाना अवॉइड करें। आप लोग अपनी सुरक्षा करें। आप लोग जब बाहर जाते हैं अपने दोस्तों से, अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, तो वहाँ पे मास्क पहन के रखें। घर आएँ तो हाथ धो के मास्क पहन के बच्चों से इंटरेक्ट करें। यही तरीका है जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और सर, हमारे क्या फूड रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं सबके। ये लग रहा है कि उनका 2 साल का बच्चा है, कि वैशाली हमारे व्यूवर है, उन्होंने बोला है कि उनका बच्चा 2 साल का है, उनको किस तरह का फूड दे सकते हैं? बहुत कम फूड हैबिट है, तो क्या कर सकते हैं? तो जैसे हमने कहा कि कम का तो हम वजन करके ही पता चल सकता है, पर 2 साल पे रूटीन में हम बोलते हैं कि 4 से 5 सॉलिड डाइट दें उनको। तो जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, 4 मील तो ये हो गए, और बीच में एक स्नैक और ऐड कर सकते हैं। इन 5 के अंदर आप 1 या 2 सर्विंग फ्रूट्स या वेजिटेबल की कर सकते हैं। और फ्रूट्स या वेजिटेबल बच्चों में हम यही बोलते हैं कि जो पल्प वाले फ्रूट वेजिटेबल हैं वो प्रेफरेबल होते हैं रादर देन जूस वाले। सो केला, एप्पल, चीकू, पपाया, पटैटो, स्वीट पटैटो, ये प्रेफरेबल है रादर देन अंगूर या अनार या मौसमी, बिकॉज फाइबर जाए, पल्प जाए तो उनका पेट भरता है। और बाकी 3 जो मील हैं वो नॉर्मल हेल्दी मील जो हमारे होम मेड फूड है,
कल्चरली एक्सेप्टेबल फूड हैं। सो कोई भी बच्चों के फूड में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि दैट फूड शुड बी कल्चरली एंड होम एक्सेप्टेबल। तो ऐसा आप कोई फिक्स नहीं कर सकते कि ये मील हर कम्युनिटी में हर जगह जाना चाहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आपके घर पे दाल चावल बनता है तो बच्चों को दाल चावल दें, और अगर आपके घर पे रोटी सब्जी बनती है तो रोटी सब्जी दें। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया के बच्चों को दाल चावल ही देना जरूरी है। सो 4 से 5 मील हो। दूध की मात्रा हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम बच्चों को 1-1 लीटर दूध पिलाते हैं जब तक बच्चे 5-5 साल के नहीं हो जाते हैं, और वो एक मेजर रीज़न है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का, या कम खाने का, या खून कम होने का। सो मिल्क की अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। 1 साल के बाद 400 ml से कम दूध देना चाहिए, एंड नाइट टाइम मिल्क है वो नहीं देना चाहिए। सो रात को सोते हुए बच्चों को बोतल मुंह में नहीं लगानी है, उससे दांत सड़ जाते हैं, उससे बच्चों की फूड हैबिट खराब होती है। तो रात को ब्रश करके सुलाएं और सुबह उठ के ही उनको खाना खिलाएं। और जैसे कुछ बच्चे खर्राटे लेते हैं अभी छोटी से एज से ही चालू हो जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है कि नाक बंद है उनकी, या ये कैसे करें? क्योंकि तकिए लगाते नहीं है बच्चे, तो कैसे पता करें कि प्रॉब्लम क्या है उनकी? अगर आपका बच्चा खर्राटा लेता है तो नेचुरली उसको दिक्कत है। हम लोग 2 जगह से सांस ले सकते हैं, एक नाक से और एक मुंह से। अगर हमारी नाक बंद है तो हम मुंह से सांस लेंगे और उससे खर्राटा बनेगा। सो जनरली खर्राटे आने का रीज़न होता है कि नाक के पीछे एक एडिनोइड्स होते हैं, लिम्फ नोड होती हैं, वो बढ़ी हुई होती हैं। तो एडिनोइड हाइपरट्रॉफी की वजह से बच्चे खर्राटे लेते हैं। अगर बच्चा खर्राटा लेता है तो उसको डेफिनेटली दिखाना चाहिए, क्योंकि खर्राटे केवल नाक से ही संबंधित नहीं है। अगर बच्चा बहुत खर्राटा लेता है तो उसकी रात को नींद बार बार टूटती है। अगर बच्चा रात को बार बार नींद टूटती है तो उसकी स्लीप की क्वालिटी ख़राब होती है, तो वो दिन में उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। वो दिन में सोएगा, पढ़ता है तो पढ़ाई में मन कम लगेगा, और वो दिन में परेशान रहेगा। इससे बच्चे के दांत भी बाहर आ जाते हैं, एडिनोइड फेसिस डेवलप हो जाती हैं, और अगर बहुत सीवियर है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाता है। सो बच्चों में खर्राटों को इग्नोर नहीं करना है, उनको दिखाना है और उसका इवेल्युएशन करवाना है। सर आपने जैसे बीच में बताया था कि ऑटिज्म, आपने भी बात करी थी कि हो सकता है जो बच्चे कम होते हैं ऑटिस्टिक हो, तो बेसिकली पेरेंट्स उसको कैसे पता करें ऑटिस्टिक है बच्चा? बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स को खुद ही एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेना चाहिए। खुद उन क्वेश्चंस को आंसर करके देख सकते हैं कि भी हमारा बच्चा स्क्रीन करके कि ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा है, और अगर जा रहा है तो वो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। खास जैसे मैंने बताया कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं कि बच्चा कम्युनिकेशन को अवॉइड करता है। कम्युनिकेशन, सो जिस बच्चे को सुनता नहीं है वो हाथ के इशारे से आपसे बात करेगा, पर जो बच्चा ऑटिस्टिक है वो हाथ के इशारे भी नहीं करेगा, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। वो आपसे बात न तो आंखें मिलाएगा, न बात करेगा, न हाथ के इशारे करेगा। उसकी कुछ सर्टेन फिक्स से रिचुअल्स होते हैं या फिक्स सी डे लाइफ स्टाइल होती है। तो उसको कुछ खास कपड़े पसंद हैं, खास खिलौने पसंद हैं, बाकी लोगों से घुलना मिलना या बाकी बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, कमरे के एक ही एटमॉस्फेयर में उसको रहना पसंद है। कहीं दूसरी जगह जाता है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, और फिर उनको पीडियाट्रिशियन के पास में ले जाके उनका असेसमेंट करवाना चाहिए। सर वैसे तो आप डेली अभी कोरोना को लेकर के हमारे क्वेश्चंस भी बहुत हो चुके हैं और आसपास चल भी वही रहा है, लेकिन उस कोरोना की वजह से नॉर्मल बच्चों के केसेस में अगर कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई और बीमार आ रहे हैं, तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों को भी क्या क्या तरह की बीमारी लग सकती है? सो इस दौरान हम, जैसे पिछली बार भी कोरोना जैसे ही थोड़ा कम हुआ तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इनफैक्ट एक गाइडलाइन बताई थी कि ये जो बच्चों की अवस्था जो होती है वो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक अवस्था होती है, और बिल्डिंग अवस्था लाइफ की फाउंडेशन बनती है। तो कोरोना के चलते बाकी चीज़ें इग्नोर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हम बच्चों को वैक्सीन्स लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, ताकि बच्चे बीमारियों से बचे रहें। कोविड के चलते पेरेंट्स अवॉइड करते हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएं, जो कि उचित भी है, लेकिन इससे बच्चों में इम्यूनाइजेशंस हैं वो उसकी रेट बहुत कम हो गई है। और हमें सबसे बड़ा डर ये है कि कोविड कम हुआ लेकिन ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं ये सरफेस नहीं कर जाएं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने में बरसों, इनफैक्ट दशकों की मेहनत लगी है भारत सरकार के द्वारा। तो डिफ्थीरिया है, टेटनस है, मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बीमारियां हम रीसरफेस होने का डर है। तो पहली चीज़ तो अपने बच्चे का इम्यूनाइजेशन जैसे ही थोड़ा सा भी माहौल ठीक हो करवाने की, अप टू डेट करने की कोशिश करें। फिर है खान पान का, आपने डिस्कस किया कि ओबेसिटी की चांसेस बहुत हो गए हैं इन दिनों पे। खान पान में ये है कि दोनों ही तरह की सिचुएशन है। रिच क्लास में ओबेसिटी हो गया है तो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है वहाँ पे बच्चों के मालनरिश्ड होने का बहुत प्रॉब्लम हो गई है। और इनफैक्ट एक सर्वे आया था कि भी भारत में जो बच्चे मालनरिश्ड थे उनके परसेंट बढ़ रहे हैं अब। तो ये भी एक बहुत मुश्किल वाली स्थिति है, क्योंकि हमने कई बरसों की मेहनत के बाद में हमारी मालनरिशमेंट की रेट है वो थोड़ी कम की थी। तो ये एक बड़ी चीज़ है।
फिर थर्ड कहा कि हमारे घर जो हैं या हमारे रहने की परिस्थितियां जो हैं हर जगह उतनी उपयुक्त नहीं है। तो 50-60% पॉपुलेशन के पास में एक कमरे में 7 मेंबर रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के बाकी इन्फेक्शियस डिजीज़, बाकी बीमारियां कैच करने का भी डर है। मेंटल हेल्थ एक अलग समस्या है। फिर काफ़ी बीमारियों के लिए बच्चों को सपोर्ट में नहीं मिल पाता है हाथों हाथ, तो उनमें वो बीमारियां बढ़ के आने का बहुत डर है। क्रॉनिक बीमारियां जो थी उनमें पेरेंट्स बच्चों को कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं, तो वो स्लिप होने का डर है। तो कोविड तो है ही है, बाकी सारी बीमारियां भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि बाकी बीमारियों को भी इग्नोर नहीं करें। सर कोविड चल रहा, मतलब लोग इम्यूनिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि बच्चों को हमें जूस ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या रॉ फ्रूट ज़्यादा खिलाने चाहिए? सो एज अ गाइडलाइन हम बच्चों में जूस बिल्कुल मना करते हैं। सो जूस इज़ नॉट ए हेल्दी प्रोडक्ट। अगेन मैंने जैसे कहा ना कि कुछ चीज़ें हमारे कल्चर के अंदर उनको ऊपरी स्थान मिला हुआ है, जैसे कि दूध को, जूस को, जबकि जूस बच्चों में क्या करता है, एक पैसिव फीडिंग की आदत डालता है। जूस का मतलब अगर आप 4 मौसमी खिलाते हो तो बच्चा 15 मिनट तक उसको चबाएगा, उसके दांतों को भी जोर आएगा, उसकी आंतों में भी फाइबर जाएंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। और माँ उस जूस को निकाल के 4 मौसमी निकाल के आधा गिलास पिलाती है और बच्चा उसको 1 सेकंड में गटक जाता है। तो वो एक गलत आदत है। बच्चों में जूस बिल्कुल नहीं देना है, न घर का निकाला हुआ न डिब्बा बंद। उनको फ्रूट खाने की आदत दें। फ्रूट में रेशे भी जाएंगे, बच्चे के दांत भी काम करेंगे, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। और अभी जैसे जिन बच्चों को हर 15 दिन में 10 दिन में कोल्ड हो जाता है, उसका क्या रीज़न है कि बार बार हो रहा है? ना तो एसी का प्रॉब्लम आ रहा है, ना कूलर से दिक्कत हो रही है, पर उनको बार बार कोल्ड हो रहा है, बाकी घरों में बच्चों के नहीं हो रहे, बाकी जो अदर किड्स हैं घर में, तो उसका क्या रीज़न है? कुछ बच्चों को बार बार खांसी जुकाम की शिकायत होती है। इसके कई वजह हो सकते हैं। पहला तो ये है कि बच्चा एलर्जिक हो सकता है। सो अगर आपका बच्चा एलर्जिक है, जिसका मतलब कि उसको छींकें आती हैं, उसको बार बार खांसी होती है, रात को खर्राटे लेता है, तो हो सकता है उसको रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ हो, चाइल्डहुड अस्थमा हो, वो देखने की ज़रूरत है। वो बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ पे। ऑलमोस्ट 30% बच्चे हैं जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, तो वो हमें देखना चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों में वैसे भी वायरल इलनेसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे क्लोज ग्रुप में रहते हैं, तो पेरेंट्स या बाकी बच्चे जब ये खांसी जुकाम लेके आते हैं तो बच्चे उससे कैच कर लेते हैं। सर अभी बच्चों को साइनस होने के कितने % चांसेस हैं कि मतलब बच्चों में साइनस हो सकता है? कुछ पर्टिकुलर एज होती है साइनस की, वो बताएं आप। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में साइनस नहीं हो सकता है। अगर बच्चों को लंबा खांसी जुकाम रहे तो साइनस होने का बिल्कुल डर है। साइनस नॉर्मल जगह होती है हमारे शरीर की, हमारे फेस की अंदर, और वो डेवलप विद एज होते हैं। सो बच्चों में कुछ कम होता है साइनोसाइटिस के चांसेस, बट अगर लंबे समय तक जुकाम रहे तो उनको भी साइनोसाइटिस हो सकती है। तो हमारे एक व्यूअर है राजेश, उन्होंने पूछा है कि उनके बच्चों की पॉजिटिव हो गए थे, तो कितने समय तक उनको अकेला रखना चाहिए और कितने समय बाद उनके साथ रहना चालू करना चाहिए? अगेन जैसे मैंने कहा ना कि हम रिजिड रूल इसमें बड़ों की तरह नहीं फिक्स कर सकते। हम ये बोलते हैं कि 7 साल से छोटे बच्चे अकेले नहीं रह सकते और उनको अकेले एक कमरे में बंद कर देना उचित नहीं है। तो उनमें हम यही बोलते हैं कि सुरक्षा के साथ माँ को या पिता को बच्चे के साथ रहना चाहिए। रही बात उनको बाहर कब निकालें, तो एज ए जनरल रूल अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक है, अगर उसको खांसी जुकाम बुखार नहीं है, तो बिना टेस्ट के भी आप 14 दिन के बाद उनको बाकी लोगों से मिलना जुलना अलाउ कर सकते हैं। और सर कुछ बच्चों को पेरेंट्स लेट खाना सिखाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दूध पे ही रखते हैं, नैनग्रो वगैरह काफ़ी चीज़ें देते हैं, और अब उनके बच्चों को खाने की आदत नहीं रहती कि वो कुछ सॉलिड नहीं खा रहे, तो उसके लिए क्या करें पेरेंट्स? सो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। खाना एक लर्निंग हैबिट होती है, लर्नेबल हैबिट होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को किसी भी उम्र पे दो और वो खाना खा ले। जैसे हम चलना सीखते हैं वैसे हम खाना सीखते हैं। द अप्रोप्रिएट एज टू स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज 6 मंथ। 6 महीने पे बच्चों को हल्का सेमी सॉलिड फूड देना चाहिए, दिन में 2 बार। आप जैसे हमने बात की दलिया, दाल घिस के या पीस के, आलू, शकरकंद, केला, ये सब चीज़ें बच्चों को चटाएं। पहले दिन में 2 बार दें, धीरे धीरे 3 बार एंड 4 बार दें। 1 साल तक आपका बच्चा 4 मील पे आ जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा पहले भी बताया था, 1 साल के बाद में दूध की मात्रा 400 ml पर डे से कम हो जानी चाहिए और नाइट टाइम मिल्क बंद हो जाना चाहिए। और सर जैसे कुछ बच्चों को पीना ही नहीं है, दूध बिल्कुल नहीं पीते, तो उनको उस दूध के अंदर ऐसा क्या दें कि उनका टेस्ट बढ़े, या फिर दूध पूरी तरह से बंद कर दे? बच्चों के लिए दूध कितना इंपॉर्टेंट है? सो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए दूध नुकसानदायक है। एक मात्रा तक बच्चों के लिए दूध जरूरी है। सो 1 साल के बाद 400 ml to 500 ml, ½ लीटर से कम दूध बच्चों के लिए चाहिए होता है।
और दूध का मतलब कोरा दूध ही नहीं है, दूध या दूध के प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे दूध है, दही है, चीज़, पनीर, बटर है, अगर आप एग खाते हैं तो एग है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए होते हैं। और दूध के अंदर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट डाल के दूध पिलाना एक अच्छी आदत नहीं है। आप दूध की डिशेस बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सूजी की खीर बना सकते हैं, सेवइयों की खीर बना सकते हैं, दूध दे सकते हैं, घर पे बना के आइसक्रीम दे सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा उचित है। और जो बच्चे बिल्कुल पीना ही नहीं चाहें दूध, तो उनकी कोई किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में? देखो, मेरे को लगता है बाकी अगर आप डेयरी प्रोडक्ट देंगे पर्याप्त मात्रा में तो ऐसा कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही जीरो डेयरी प्रोडक्ट पे है तो नेचुरली कैल्शियम पूरा नहीं हो पाता, उन बच्चों को हम कैल्शियम देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मित्तल, आपने हमें इतना अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स के सारे सवालों के जवाब दिए। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे आपको इस सब तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू।